केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्लास कब से होगा, उसके लिए CWS साइंस वाले चैनल में आपको रूटीन आज चला जाएगा, तो आज वेट कर लीजिएगा, आज चला जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास होगा। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को, और ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेके 5 तक में, और ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन, और आप लोगों से भी पूछेंगे, आप लोग कमेंट में इसका जवाब भी देते चले जाएंगे कि क्या सही आंसर होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना है सही आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए जवाब देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ कमाना व्यवसाय का सहायक उद्देश्य माना जाता है। दिया गया कथन क्या है, सही है? लाभ कमाना सहायक उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? तो बोल रहा है कि सही है, गलत है, नहीं कह सकते या कोई नहीं। थोड़ा जल्दी बताइए कमेंट करके। 1 का क्या होगा, A, B, C और D? जल्दी से बताइए कमेंट करके फटाफट। लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होगा या सहायक उद्देश्य होगा? बताइए। कोई भी बिजनेस लाभ कमाना चाहता है तो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होगा या सहायक उद्देश्य होगा? तो पूछ रहा है सहायक उद्देश्य होगा। ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से और नॉन ऑफ दिस। फटाफट जवाब देते जाइए। आप लोग जब कमेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 का B, ठीक है, 1B से क्लियर हो जाएगा ना। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है गलत। भैया धंधा करते हैं प्रॉफिट करने के लिए ना। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट कमाना किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होगा, सहायक उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस स्टार्ट ही किया जाता है पैसा कमाने के लिए, तो इसका सहायक उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए इसके बारे में। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। आचार संहिता मतलब रूल्स रेगुलेशन में क्या शामिल नहीं होता है? नैतिकता, नियम, नैतिकता को मोरालिटी बोलते हैं, नियम को रूल्स बोलते हैं, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और बेईमानी, डिसऑनेस्टी। इसमें से कौन है जो आचार संहिता, जो से आप प्रोफेशन पढ़ रहे होंगे, पेशा, जब प्रोफेशन के बारे में पढ़ते थे तो प्रोफेशन में आपको मिलता था आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसमें एक इंसान के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? नैतिकता नहीं होनी चाहिए, नियम नहीं होना चाहिए, सत्यनिष्ठा नहीं, सत्यनिष्ठा मतलब सत्य बोलने की क्षमता, और बेईमानी। कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइए, सब लोग बता देंगे खुद। एक इंसान के अंदर आप इसमें से कौन सा गुण नहीं चाहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 2 का D बिल्कुल सही जवाब है। बेईमानी नहीं चाहते। एक बिजनेसमैन को नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर मानवता, नियम का पालन करना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन बेईमान नहीं होना चाहिए। तो बेईमानी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, जोखिम का प्रतिफल है। द रिवार्ड ऑफ रिस्क इज। जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम जोखिम लेते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? सक्सेस मिलता है, फेलियर मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है? जब हम रिस्क लेते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? तो रिस्क का रिवार्ड क्या कहलाता है? ठीक से बताइएगा, रिस्क का रिवार्ड क्या कहलाता है? जोखिम का। तो 3 का कमेंट करना शुरू कीजिए। 3 का क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। रिस्क लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? बहुत सारे बच्चे 3 का ए बता रहे हैं। 3 का ए तब होगा बाबू जब कोई नौकरी के लिए रिस्क लेता है, नौकरी का तैयारी करता है और रिस्क लेता है तो उसको सफलता मिलता है। हम बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन रिस्क लेता है तो उसको सफलता नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। रिस्क का रिवार्ड प्रॉफिट है। जब आप रिस्क लीजिएगा तो उसके सम्मान में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क इज द रिवार्ड ऑफ, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट एक रिवार्ड है रिस्क का। तो याद रखिएगा, जब हम रिस्क लेते हैं तो हमको लाभ होता है। ठीक है, नौकरी की तैयारी करने वाले को सफलता मिलती है, अलग बात है, लेकिन बिजनेस में हम लोग बात करें तो बिजनेस में रिस्क का मतलब रिवार्ड। एक और क्वेश्चन है, कॉमर्स क्या है? व्हाट इज कॉमर्स? इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स एक बिजनेस का पार्ट है। इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, एक व्यापार का पार्ट है। इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री और इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स का पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है, ट्रेड का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है। अगर सही से चैप्टर 1 पढ़े हैं तो आप बता देंगे। तो बताइए कॉमर्स किसके अंदर आता है, किसके नीचे आता है? कॉमर्स किसके नीचे आता है? उस फ्लो चार्ट को देखिएगा तो कॉमर्स किसके नीचे आएगा? फोर का
ए कॉमर्स जो है वो बिजनेस के अंदर आता है। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह का, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर आता है कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही जवाब है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अब चलते हैं हम लोग आगे। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? किसी बिजनेस में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? कौन सा चीज़ चाहिए जिससे बिजनेस सफल हो जाएगा? तो द इसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन ए बिजनेस इज, बिजनेस में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ पूंजी है, कुशल व्यावसायिक संगठन है, यंत्र है और ईमानदारी है। थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए। वैसे जरूरी सब है, किसी बिजनेस में सफलता पाने के लिए सारा जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कौन है जिसके बिना बिजनेस में सफलता हासिल नहीं हो सकती है? तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कौन है? वैसे तो चारों जरूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक, सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ कौन सा है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5 का बी। सब लोग जब सही जवाब दे रहा है, ज़बरदस्त, वाह, एकदम गर्दा उड़ा दे रहा है तुम लोग। कुशल व्यावसायिक संगठन, एक बिजनेस में पूंजी भी है, मशीन भी है, ईमानदारी भी है, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो बिजनेस फेलियर हो जाएगा। इसलिए बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है बेहतर मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंध। अच्छा प्रबंध रहेगा ना तो कम पूंजी में भी बिजनेस कर लेगा, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो मशीनरी कम है तो भी काम कर लेगा, ईमानदारी नहीं भी है तो भी काम कर लेगा। तो लेकिन सबसे बेस्ट है कि कुशल मैनेजमेंट होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है? ऐसा व्यापार क्या होता है जिसमें पहले इंपोर्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं? आप लोगों को बताए थे कि पहले हम किसी देश से सामान को लाते हैं और फिर उस सामान को दूसरे देश में भेज देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निर्यात, एक्सपोर्ट, आयात, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट, पुनः निर्यात और विदेशी व्यापार। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके 6 का कौन सा जवाब होगा? सिक्स का सी बिल्कुल सही जवाब है, इंटरपोर्ट बोलते हैं। जब हम एक देश से किसी वस्तु और सेवा का आयात करके उसको दूसरे देश में बेच देते हैं, एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेच देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पुनः निर्यात। पुनः निर्यात का मतलब है इंपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज को एक देश से लाते हैं और उस सामान को दूसरे देश में बेच देते हैं तो उसे कहते हैं पुनः निर्यात। पुनः निर्यात याद रखिएगा, इंटरपोर्ट। और जब हम किसी देश अपने अपने देश से गुड्स और सर्विसेज को दूसरे देश में बेचते हैं, जब हम अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब दूसरे देश से अपने देश में खरीदते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। और फॉरेन ट्रेड का मतलब है यही, एक्सपोर्ट को हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। जब हम विदेश में व्यापार करते हैं तो फॉरेन ट्रेड हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 में क्या लिखा है? बोलता है सबसे व्यापक क्षेत्र है, द मोस्ट वाइड स्कोप इज, इसमें से सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र कौन है? मतलब सबसे बड़ा कौन है? ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस। अभी जो चार्ट बनाए थे उसमें देखो सबसे बड़ा, यानी सबसे ऊपर वाला ना बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन है? जल्दी से बताइए। 7 का ABCD। सबसे बड़ा बिजनेस है, अभी बताए थे आप लोग को। सबसे बड़ा क्या है? बिजनेस। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर आता है कॉमर्स और इंडस्ट्री, और कॉमर्स के अंदर आता है ट्रेड। बताइए ट्रेड तो छोटा सा स्कोप होगा, इस बहुत कम लिमिटेड है, कॉमर्स भी कम है, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री कम हो गया, तो सबसे बड़ा स्कोप किसका है? बिजनेस का। तो बिजनेस का स्कोप सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रखना। अब 8 में बोल रहा है कि व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? बिजनेस के अंदर अभी देखो फिर चार्ट बनाए थे, यहाँ पे बात होता है ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है? कॉमर्स होता है और इंडस्ट्री होता है, यही ना होता है। तो बोल रहा है देखो वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है, कॉमर्स इंक्लूड्स, तो कॉमर्स किसके अंदर शामिल होता है?
कॉमर्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो कॉमर्स का फिर चार्ट बना लीजिए। इसके अंदर आता है ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड या एक्जुलरी ऑफ ट्रेड, फैक्टर ऑफ ट्रेड। तो बताइए, बोल रहा है कि कॉमर्स में क्या शामिल होता है। कॉमर्स में बिजनेस तो शामिल नहीं हो सकता ना, बिजनेस तो कॉमर्स से ऊपर का चीज़ है। बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों कॉमर्स से अलग चीज़ है। ठीक है, कॉमर्स में ये दोनों शामिल होता है। दूसरा है बिजनेस और ट्रेड, ये भी नहीं होता है। तीसरा ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, यही हो सकता है तीसरा नंबर, कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं बिजनेस कॉमर्स के अंदर शामिल होती है। कॉमर्स के अंदर दो चीज़ शामिल होता है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। कोई दिक्कत किसी को? ईटीपी कब से होगा? सारा सब्जेक्ट होगा, सबका रूटीन बना हुआ बाबू, उसी हिसाब से क्लास चलेगा आपका। आप एक बार रूटीन देख लो जाके, यूट्यूब पे ही डाल दिया गया है इसी चैनल पे। अब लिखा एकाकी व्यापार का कार्य क्षेत्र क्या है, द स्कोप ऑफ सोल ट्रेड। एक सोल ट्रेड मतलब छोटा बिजनेस, एक व्यक्ति बिजनेस करता है। तो क्या लगता है, एक व्यक्ति का बिजनेस जब करता है एकाकी व्यापार, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या पूरा बड़ा है, पूरे देश में फेमस हो जाता है? नहीं, सोल ट्रेड खोल के आप पूरे देश में फेमस नहीं हो सकते। पूरे देश में फेमस होने के लिए आपको कंपनी खोलना पड़ेगा। तो सोल ट्रेड का व्यापार क्या है, क्षेत्र क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, वाइड है, ऑल ऑफ दीज है। तो सारे लोग बताइए क्या होगा, 9 का क्या होगा? सोल ट्रेड का व्यापार क्षेत्र क्या होगा? लिमिटेड, अनलिमिटेड, चलिए बिल्कुल सही है। सोल ट्रेड का व्यापार क्षेत्र लिमिटेड होता है। सोल ट्रेड का व्यापार क्षेत्र क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन कंपनी का व्यापार क्षेत्र पूछ दिया तो कंपनी का व्यापार क्षेत्र अनलिमिटेड होता है। कंपनी का व्यापार क्षेत्र अनलिमिटेड होता है क्योंकि कंपनी खोल के आप बहुत बड़े पैमाने पर कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन एकाकी व्यापार के जरिए आप एक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक जिला तक बिजनेस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। साझेदारी का मुख्य नुकसान क्या है, यानी पार्टनरशिप में जब हम आते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा लॉस क्या है, सबसे बड़ा हानि क्या है पार्टनरशिप बिजनेस में? तो पहला, साझेदारों की असीमित देनदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, साझेदारों के बीच असहमति, डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, साझा प्रबंधन, शेयर मैनेजमेंट और डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन, समाप्ति के समय कठिनाई। क्या लिख दिया जी? समाप्ति के समय कठिनाई। ठीक है, समाप्ति के समय कठिनाई। शेयर मैनेजमेंट, बताइए इसमें से कौन है जो पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा डिमेरिट? हम आपको बार बार बताते थे, पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा डिमेरिट कौन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। टेन का ए, 10 का बी। जो 10 का बी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, 10 का ए होगा। सबसे बड़ा पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिमेरिट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा डिमेरिट होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि अगर बिजनेस खराब हो गया, बंद हो गया, लॉस में चला गया, तो जो लॉस होगा ना वो आपको अपना घर का प्रॉपर्टी बेच के लाना पड़ेगा। मतलब है बिजनेस को बचाने के चक्कर में आपका घर का ज़मीन जायदाद भी बिकेगा। यही इसी को सबसे बड़ा डिमेरिट बोला जाता है पार्टनरशिप का। इसलिए बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में आते ही नहीं, डरता है कि नहीं भैया अगर इधर बर्बाद हो गए तो इधर तो बर्बाद हो ही रहे, साथ ही साथ घर द्वार सब बिक जाएगा। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा डिमेरिट है पार्टनरशिप बिजनेस का। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा डिमेरिट है पार्टनरशिप बिजनेस का। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी कंपनी की पूंजी को कई भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कंपनी के पूंजी को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है, तो ऐसे प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। यानी कंपनी अपने पूंजी को अलग अलग हिस्से में बांट देती है। जैसे कंपनी को 1 लाख रुपये चाहिए ना, तो कंपनी 1 लाख रुपये लाती है। मान लो एक हिस्से का दाम 10 रुपये रखी, तो 10 से भागा दे देंगे तो ये 10,000 हिस्सा बन जाता है। इस हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं शेयर। सुनो होंगे, कंपनी के हिस्से को, कंपनी अपने पूंजी को अलग अलग हिस्से में तोड़ देती है, तो प्रत्येक हिस्से को शेयर कहा जाता है, शेयर। ठीक है, तो कंपनी जो अपने पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देती है, तो वो प्रत्येक भाग कहलाता है शेयर। कोई दिक्कत किसी को? प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? शेयर। और कंपनी जब लाभ कमाती है तो अपने शेयर होल्डर को, जो शेयर खरीदा है, जो पूंजी लगाया है, तो जो पैसा लगाता है उसको कंपनी जब लाभ कमाती है तो लाभ देती है। उस लाभ का नाम है लाभांश, डिविडेंट। कंपनी जो
अपने पूंजी लगाने वाले लोगों को लाभ देती। मान लिया हम पूंजी लगाए तो हमको साल में कमाएगी तो लाभ देगी, तो लाभ अगर देगी तो उस लाभ को हम लोग बोलते हैं लाभांश, डिविडेंड। प्रॉफिट नहीं देती कंपनी, कंपनी जो पैसा बांटती है प्रॉफिट वाला, उसका नाम प्रॉफिट नहीं है, उसका नाम है डिविडेंड, लाभांश। कोई दिक्कत है? कंपनी जो लाभ का हिस्सा बांटती है वो लाभांश कहलाता है, प्रॉफिट नहीं कहलाता, उसको डिविडेंड बोलते हैं। याद रहेगा सबको? अब लिखा है 12 नंबर में, एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। बताइए एक पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम मेंबर कितने होने चाहिए? तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? जल्दी से बताइए। 12 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या नो लिमिट? अच्छा, पहले से मार के रखा हुआ है सब। 12 का सी याद रखिएगा। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम जो है मेंबर, सॉरी मिनिमम पूछ रहे हैं मैक्सिमम, मिनिमम पूछ रहे हैं। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर जो है वो 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, याद रखना है, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर है अनलिमिटेड। मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। याद रखिएगा, कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, जितना चाहे उतना मेंबर आप रख सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। मिनिमम 2 MIN और मैक्सिमम MAX, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। आप जितने मेंबर चाहें उतने मेंबर रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। साझेदारी के गठन के लिए दौरान बनाए जाने वाले दस्तावेज क्या कहलाता है? जब पार्टनरशिप बिजनेस बनता है तो पार्टनरशिप बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एक पेपर तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप पंजीकरण बोलते हैं, साझेदारी दस्तावेज बोलते हैं। बताइए कौन सा चीज़ बोलते हैं? अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करें तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आप लोगों को बताया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को? 13 का बी, 13 का बी, सब लोग बी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। जब सब बता रहे हैं तो लॉक कर देते हैं इसको, 13 का बी। पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है पार्टनरशिप डिड। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डिड, साझेदारी संलेख। याद रहेगा सबको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के अतिरिक्त बाकी सदस्यों का दायित्व क्या होता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता, कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का हेड होगा वो कर्ता कहलाता है। तो बोलता है कर्ता को छोड़ के बाकी सदस्यों का दायित्व क्या होता है? तो बाकी सदस्यों का दायित्व इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सारे मेंबर में, या अनलिमिटेड रहता है, या लिमिटेड रहता है, या नन रहता है? तो कर्ता को छोड़ के बाकी सारे सदस्यों का दायित्व क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही जवाब है, ज़बरदस्त। फटाफट कमेंट करते जाओ, बहुत अच्छा है। सी याद रखिएगा कि दो चीज़ यहाँ पे चकमा देगा। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के अलावा बाकी जितने सदस्य हैं उन सब का दायित्व तो सीमित होता है, लेकिन पूछेगा कर्ता का दायित्व तो क्या होता है? बताइए आप लोग। अगर पूछ देता है यहाँ पे कर्ता के अलावा बाकी का दायित्व तो सीमित होता है, लेकिन कर्ता का दायित्व तो क्या होगा? जो कर्ता होगा हेड ऑफ द फैमिली, तो कर्ता का दायित्व तो असीमित होगा। याद रखिएगा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है और कर्ता के अलावा बाकी सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। कर्ता का दायित्व तो असीमित, अनलिमिटेड, कर्ता का लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कर्ता, और बाकी जो मेंबर है उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कहीं दिक्कत नहीं है? क्या किसी नाबालिग को साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है? क्या नाबालिग किसको बोलते हैं? जिसका उम्र 18 साल से कम है। तो जिस बच्चे का उम्र 18 साल से कम है उसे साझेदारी में शामिल किया जा सकता है। यस नो क्या कर सकते हैं? यस नो हाँ, लेकिन भागीदारी आपस में सहमति से केवल लाभ साझा करने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से, क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे को पार्टनरशिप में शामिल किया जा सकता है?
अब देखो यहाँ पे दो आंसर है, एक तो हम नो बोल सकते हैं, नहीं कर सकते। एक नाबालिग को जिसका उम्र 18 साल से कम है उसको पार्टनरशिप में नहीं ले सकते, नो बोल सकते हैं। दूसरा ये भी सही होगा कि हाँ ला सकते हैं, लेकिन पार्टनर जो नया आएगा, जो नाबालिग पार्टनर आएगा, उसको केवल लाभ में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, लाभ में हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो आंसर है, या तो नो बोल दीजिए या तो फिर ये कंडीशन। तो उस हिसाब से आपका बाजी यही मार रहा है, सी मार सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि ला सकते हैं, लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल वो लाभ का पार्टनर रहेगा। केवल वो किसका पार्टनर रहेगा? लाभ में हिस्सा लेगा। तो आप यहाँ पे सी मार सकते हैं, ए नहीं। ए में आप मारेंगे तो कोई गलत नहीं है, नहीं लाना है, क्योंकि नियम ये कहता है कि नए पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में नाबालिग को पार्टनर नहीं बना सकते। तो नहीं बना सकते, नो मार ले। लेकिन एक एक क्लाउज है, एक कंडीशन है कि अगर वो पार्टनर बनाना है, आप बना लीजिएगा ज़बरदस्ती में भी कि नहीं हमको बनाना है, तो केवल वो पार्टनर लाभ में हिस्सा लेगा। तो यहाँ पे सी भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, इसलिए सी को ही हम लोग लॉक कर देते हैं। सी को ही हम लोग क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं। अब लिखा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय निम्नलिखित में से किस कानून से चलता है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसमें से किस कानून से चलता है? बताइए। हिंदू कानून से, हिंदू अविभाजित कानून से, हिंदू परिवार कानून से और हिंदू उत्तराधिकारी कानून से, किस कानून से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस संचालित किया जाता है? बताइए जल्दी से। 16 का क्या होगा? 16 का सी, 16 का डी, और बताइए फटाफट करके। कमेंट करने में पीछे नहीं रहिए, फटाफट कमेंट करते जाइए, गलत हो सही हो, कमेंट फटाफट होना चाहिए। 16 का ए, 16 का ए है, हिंदू कानून से चलता है। हिंदू कानून 2002 से ये चलता है, कोई दिक्कत है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदू कानून 2002 से चलता है। ऐसा मत सोचना हिंदू कानून 2002 में ही बना था, बना पहले था, अभी रिवाइज किया गया। सोनी कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? सोनी आप नाम सुने होंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है सोनी कंपनी। तो किस तरह की कंपनी सोनी कंपनी है? सरकारी कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, या पब्लिक कंपनी? यानी पब्लिक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ज्वाइंट कंपनी है, या गवर्नमेंट कंपनी है? तो सोनी कौन सी तरह की कंपनी है? बताइए जल्दी से, सोनी किस तरह की कंपनी मानी जाएगी? तो 17 का क्या होगा, जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश, 17 का सी बिल्कुल सही है। ठोकते रहो एकदम 17 का सी में, सही है जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सब लोग सही बता रहे हो। सोनी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब है इसका हेड ऑफिस किसी एक देश में है और बिजनेस दुनिया के बहुत सारे देशों में फैला है। तो ऐसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस किसी एक देश में और उसका बिजनेस दुनिया के बहुत सारे देशों में फैला होता है, उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशनल मतलब राष्ट्रों में, इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय। बहुत सारे राष्ट्रों में फैली जाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, मल्टी नेशनल कंपनी बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 18 नंबर का सबसे पहले जवाब कौन देता है, हम लोग चेक करते हैं। विभागीय उपक्रम के कर्मचारी क्या कहलाते हैं? जो डिपार्टमेंटल बोलता है, व्हाट आर द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कॉल्ड? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब जो सरकार एक विभाग के रूप में स्थापित करती है, जिसका हेड उस विभाग का मंत्री होता है। जैसे रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, कोल इंडिया एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो ये पूछ रहा है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो काम करने वाले वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं, टेम्पररी वर्कर होते हैं कि कुछ दिन नौकरी पर फिर भगा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कहलाते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कहलाते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए सबसे पहले किसका। नेचर ब्यूटी कौन है जी? सबसे पहले उसी का जवाब आया, सूरज दास, ठीक है। केडी भाई, के बी आर्ट एंड कार्ट, नाम भी लोग डेंजर डेंजर रखता है, नाम ही लोग अपना रखता ही नहीं। इतना डेंजर नाम रखोगे तो आदमी पहचानेगा कैसे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाले वर्कर जो है सबसे पहले क्या कहलाते हैं? सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले का जवाब कौन देता है। विभागीय उपक्रम के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे, अभी बताएं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे ऊपर कौन होता है? तो अभी आपको बताया कि उसका मंत्री चलाता है, तो सबसे ऊपर होता है संबंधित मंत्री।
कौन होता है? संबंधित मंत्री। जैसे कोयला विभाग में कौन होगा? तो कोयला मंत्री होगा। शिक्षा का कौन होगा? तो शिक्षा मंत्री होगा। उसी तरह प्रसारण, सूचना और प्रसारण का कौन है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री होगा। कोई दिक्कत किसी को? 19 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 20 का जवाब हम लोग चाहेंगे। 20 का देखते हैं सबसे पहले कौन बोलता है कि सार्वजनिक उपक्रम का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? व्हाट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइजेस? एक पब्लिक इंटरप्राइजेस का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, आर्थिक विषमता लाना, पहला प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा ब्रिंगिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रोजगार में कमी, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, और एकाधिकारी प्रवृत्ति लाना, ब्रिंगिंग मोनोपोली टेंडेंसी। बताइए सार्वजनिक उपक्रम की का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? यानी एक सार्वजनिक उपक्रम जो है, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो है, वो क्या करता है, उसका क्या ड्यूटी होना चाहिए? 20 का जल्दी से बताइए। नेचर ब्यूटी, सूरज दास, प्रिया सिंह, के बी आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, उदित कुमार यादव, कनिका गुप्ता। कनिका गुप्ता बी नहीं है बाबू, ए है। चलिए इसका सही जवाब ए है। इसका सही जवाब क्या है? ए है ये। इसका सही जवाब है ए। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक कंपनी क्या करेगा? आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता मतलब कोई बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा, किसी के पास कम, ऐसा नहीं लाता है। रोजगार कम करता है कंपनी, ये भी गलत बात है। एकाधिकारी प्रवृत्ति भी नहीं लाता है। एकाधिकारी प्रवृत्ति मतलब एक ही कंपनी केवल देश में राज करेगा, ऐसा सिस्टम भी नहीं है। कंपटीशन है यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। निजी उपक्रम किस प्रेरणा पर काम करते हैं? प्राइवेट कंपनी किस लिए काम करता है? पहला लाभ के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, समाज सेवा के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताओ प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करता है? सबको मालूम है प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करता है? फटाफट कमेंट करो। प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करेगा? तो प्राइवेट कंपनी काम करेगा लाभ के लिए। प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करेगा? लाभ के लिए। जो लोग 21 का ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। लाभ के लिए काम करेगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी कौन होता है? हु इज द ऑनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस? पब्लिक इंटरप्राइजेस सार्वजनिक जो उपक्रम है उसका मालिक कौन होता है? तो उसका मालिक एक व्यक्ति होता है, आम जनता होती है, सरकार होती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सार्वजनिक उपक्रम का मालिक कौन होता है? जल्दी से बताइए सार्वजनिक उपक्रम का मालिक कौन होगा? 22 का क्या होगा? 22 का कितना नंबर होगा बताइए? सार्वजनिक उपक्रम का मालिक कौन होगा? 22 का सी, बिल्कुल एकदम एक सारे लोग एक साथ जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपक्रम का मालिक जो है वो सरकार होती है। पब्लिक इंटरप्राइजेस की मालिक कौन होती है? सरकार होती है। कोको कोला किस प्रकार की कंपनी है बताइए? व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज कोको कोला? तो कोका कोला किस तरह की कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लोकल कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। कोको कोला किस में आता है बताओ? कोका कोला किस तरह की कंपनी है? 22-23 का क्या होगा? 23 का 23 का ए बिल्कुल सही है। कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनी। कोका कोला क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कितने देशों में होता है? बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने देशों में होता है? चलिए बताइए। एक देश में, दो देश में, तीन देश में, या कई देशों में? बहुराष्ट्रीय कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने देशों में होता है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए 24 का क्या होगा? 24 का डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी 24 का ए ना होगा जी, 24 का ए होगा। बहुत सारे लोग डी मार दे रहा है जी। 24 का ए बहुराष्ट्रीय, सुनो ठीक से, चकमा दे दिया तुम लोग को, सब पटका गया, सब बच्चों को पटक दिया। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का रजिस्ट्रेशन एक ही देश में होगा, बिजनेस दुनिया के अलग अलग देशों में फैलाया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो एक ही देश में होगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी का रजिस्ट्रेशन केवल एक देश में होता है, और उसका बिजनेस दुनिया के बहुत सारे देशों में। तो पूछता है कि बिजनेस कितने देशों में होता है? तो बहुत सारे देशों में, तब ये सही होता है कई देशों में, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो एक ही देश में होगा।
तो मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसका रजिस्ट्रेशन एक देश में और उसका बिजनेस दुनिया के बहुत सारे देशों में फैलता है। तो 24 का ए। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? सब 24 का डी मार के एकदम चकमक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका जवाब सबसे पहले कौन देता है। व्यावसायिक क्रिया में शामिल है, बताइए बिजनेस एक्टिविटी में क्या शामिल है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी में क्या शामिल होता है? बिजनेस में खाली वित्त और बैंकिंग शामिल है, फाइनेंस और बैंकिंग। बिजनेस में आपका इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन शामिल है। बिजनेस में भंडारण, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, या ऑल ऑफ द एबव। कौन बिजनेस में शामिल है? जल्दी बताइए। ए, बी, सी और डी, फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। 25 का क्या? 25 का क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए लगे रहिए। 25 का डी, 25 का डी, सब ना बिजनेस है। बिजनेस क्या लगता है? कोई फाइनेंस का काम कर रहा है, कोई बैंक का काम कर रहा है, कोई इंश्योरेंस का काम कर रहा है, कोई टेलीकम्युनिकेशन, कोई वेयर हाउस, कोई ट्रांसपोर्ट, सब तो बिजनेस है ना है। इसलिए ऑल ऑफ दी, सारा का सारा बिजनेस हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। दो ही ऑप्शन इसमें मान के चलो, दो पीछे है लेकिन दो ही ऑप्शन में आंसर है। किस बैंक खाते पर ब्याज की दर इनमें से सबसे कम मिलती है? सबसे कम ब्याज किस बैंक अकाउंट पर मिलता है? ऑन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज द लिस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो करेंट अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है या सेविंग अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है? दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। दो ऑप्शन हटा दिया गया, केबीसी की तरह दो ऑप्शन हटा दिया गया। दो ही ऑप्शन में आपको चुनना है। बताइए सबसे कम ब्याज किस खाते पर मिलता है? करेंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में? ए या बी? जल्दी से बताइए 26 का क्या होगा, ए या बी? ट्वेंटी सिक्स का ए, करेंट अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में तो 3% ब्याज मिलता भी है और इसमें तो ब्याजों नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है। जो लोग सेविंग अकाउंट बोल रहे हैं चेंज कर लीजिएगा अपने दिमाग में भी, उसको डिलीट करके बदल लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत? करेंट अकाउंट में सबसे कम ब्याज मिलता है, याद रखिएगा। और करेंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? जो बिजनेसमैन होगा। करेंट अकाउंट कौन खुलवाएगा? जो बिजनेसमैन होगा वो अपने यहाँ करेंट अकाउंट खुलवाएगा। जो बिजनेसमैन होगा वही करेंट अकाउंट खुलवाएगा। उसमें ब्याज मिलता ही नहीं है कहीं कहीं, और कुछ कुछ बैंक है जो लालच देने के लिए 1% दे देता है, नहीं तो करेंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं। अब बात करते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। सामुद्रिक बीमा पत्र साधारणतया कितनी अवधि के लिए होता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बताइए समुद्री बीमा कितने साल के लिए होता है? 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? बताइए जल्दी से, कितने सालों के लिए होता है समुद्री बीमा? 27 का क्या? चलिए बहुत अच्छा है, 27 का 1 साल। समुद्री बीमा 1 साल के लिए होता है, याद रखिएगा। खाली समुद्री बीमा नहीं, जितना जनरल इंश्योरेंस होता है, जनरल जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा इसको बोलते हैं, या इसको आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। नॉन लाइफ, जिसमें जीवन का बीमा नहीं होता है। तो जीवन का बीमा जिसमें भी नहीं होता उसमें सिर्फ 1 साल का होता है। जैसे मोटरसाइकिल का बीमा 1 साल का, हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का, फसल बीमा 1 साल का, कार का बीमा 1 साल का, आग लगने का बीमा 1 साल का, समुद्री बीमा 1 साल का। सारा बीमा 1 साल का होगा जो जनरल इंश्योरेंस होगा, नॉन लाइफ होगा, जहाँ जीवन का बीमा नहीं होता है। और जब हम अपने जीवन का बीमा कराते हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है। तो जीवन बीमा को छोड़ के बाकी सारा बीमा केवल 1 साल का, और जीवन बीमा जो होगा वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होगा। कोई दिक्कत किसी को? नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, नोट्स आपका एप्लीकेशन में लॉक ओपन कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। उसमें आप कॉमर्स सर्च कीजिएगा, नीचे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सअप, अनदर मेथड। तो आपको अनदर मेथड में जाना है। अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कीजिएगा, फिर अपना नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद नीचे देखिएगा स्टोर दिखेगा, और स्टोर में आप जाइएगा तो ऊपर पे सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च कीजिएगा कॉमर्स। उसमें 11th कॉमर्स में जाना है, उसके कंटेंट में जाना है। कंटेंट में आप जाइएगा तो रेड रेड दिखेगा, समझ आइए वो फ्री कंटेंट है, तो उसी में घुसते जाना है। जिधर रेड दिखे उसमें अंदर जाते जाओगे तो अपने आप फ्री कंटेंट में पहुंच जाओगे। सारा पीडीएफ फ्री है वहाँ पे, आराम से देखिए।
और व्हाट्सअप आप लोग एक काम और कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक में क्लिक करके व्हाट्सअप में जाके फॉलो कर लीजिएगा, ताकि व्हाट्सअप चैनल में आपको जानकारी मिले कि आज क्लास होगा या नहीं होगा। प्रत्येक दिन का जो है क्लास का शेड्यूल जो है व्हाट्सअप चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा अच्छे से समझ भी लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का क्लास है। वो सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप जुड़ जाइए, रेडी रहिए सुबह सुबह। तो ये वहाँ व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको उसका अपडेट पता चलते रहे, आपको उसका अपडेट मिलता रहे। अब चलते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बोलता है कि आरबीआई कब स्थापित हुआ? 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1935 में। जल्दी से बताओ, आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बिल्कुल 28 का डी, 1935 में स्थापना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और 1949 में पूछेगा कि कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। ठीक है, राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, और इसकी स्थापना 1935 में हुई। दो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि स्थापना कब हुआ तो 1935 में, और नेशनलाइजेशन कब हुआ 1949 में। अग्नि बीमा का काल कितने, फिर वही चीज़ पूछ रहा है। यहाँ जो पूछ रहा था समुद्री बीमा कितने साल के लिए होता है, यहाँ पूछ रहा है अग्नि बीमा कितने साल के लिए, तो एक ही साल के लिए होगा। टेलीग्राफ सेवाएं किस साल से बंद कर दी गई? टेलीग्राफ सेवा, टेलीग्राफ सर्विस वाज क्लोज्ड फ्रॉम विच ईयर? इसमें से कौन सा साल से टेलीग्राफ सेवा बंद कर दिया गया? 2013, 2014, 2015 और 2016। तो बताइए टेलीग्राफ सर्विसेज कौन से साल से बंद कर दी गई है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, टेलीग्राफ सेवा कब से बंद कर दी गई है? टेलीग्राफ सेवा कब से बंद कर दी गई है? जल्दी बताइए कमेंट करके। 30 का क्या होगा? तेरह, 14, 15 और 16। तो ये 2013 से बंद कर दी गई। कब से बंद कर दी गई है? 2013 से बंद कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। 2013 से टेलीग्राफ सेवा क्या हो गया? बंद हो गया है। अब है जो व्यक्ति, या व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति जो होता है वह बीमा समझौते में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति का बीमा नहीं हो सकता? तो माइनर का, छोटा बच्चा का, या पागल आदमी का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किस व्यक्ति का बीमा नहीं हो सकता? पागल व्यक्ति का, या 18 साल से कम उम्र के बच्चे का, दोनों का, और इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 31 का क्या होगा? सब गलत जवाब दे रहा है। उदित कुमार यादव और चांदनी यादव का सही जवाब है, बाकी लोग सब गलत बोल रहे हैं। सिर्फ पागल आदमी का बीमा नहीं होता बाबू, इसका तो होबे करता है। तुम लोग को बचपन में बीमा नहीं हुआ? पापा से पूछना। तो तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करा दिया गया है, तो तुम्हारे नाम पर, तो तुम क्या हो बताओ? 18 साल से कम उम्र के हो ना। तो जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उसके नाम पर भी बीमा होता है। छोटे छोटे बच्चे का तो बीमा होता है। जैसे यहाँ बच्चा जन्म लिया, उसके नाम पर बीमा करा दिया, तो बीमा माइनर का होता है। खाली पागल आदमी का बीमा नहीं होता है। ठीक है, जो दिमाग से पैदल है, दिमाग से पागल है, उसका बीमा करके क्या करोगे? वैसे व्यक्ति का बीमा नहीं कराया जाता है जो थोड़ा दिमाग से हट के। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? स्पीड पोस्ट जो सर्विस है वो कब शुरू हुआ था? 1911 में, 1972 में, 1975 में, 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा कब स्टार्ट हुआ है भारत के अंदर? चलिए जल्दी से बताइए किस साल स्टार्ट हुआ है स्पीड पोस्ट सर्विस? 11, 72, 75 और 1986 में। जल्दी से बताइए। 32 का क्या होगा? 32 का 20, 32 का बी। और बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, रुक गया है कमेंट आप लोग का, जोश ठंडा हो रहा है क्या? 32 का बी, 32 का डी, बिल्कुल सही जवाब है 32 का डी। 32 के बी वाले ध्यान रखना, 32 का डी इसका सही जवाब है।
अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस व्यावसायिक लेन देन में एक तरफ व्यावसायिक फर्म और दूसरी तरफ ग्राहक होते हैं। ये आपको सिखाए थे B2C, C2B। तो इसमें एक तरफ बिजनेस होता है और एक तरफ कस्टमर होता है, तो B2C न हो जाएगा, बिजनेस से कस्टमर को जा रहा है। तो बोलते हैं एक तरफ व्यावसायिक फर्म होता है, दूसरे तरफ ग्राहक होते हैं, तो B2C बिजनेस। B2C किधर है, देखो ये B2C बिजनेस ये है, यहाँ बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर अपना सामान बिकता है, ठीक है। तो B2C बिजनेस में एक तरफ बिजनेस होता है, दूसरी तरफ कस्टमर होता है। 33 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 34। 34 में ई कॉमर्स कब शुरू हुआ, बताइए। ई कॉमर्स का स्टार्टिंग कब हुआ, ई कॉमर्स कब से स्टार्ट हुआ, जल्दी बताइए। ई कॉमर्स कब से स्टार्ट हुआ है, 1960, 1980, 1970, 1990। तो ई कॉमर्स का स्टार्ट कब से हुआ है, ये हम लोग जल्दी बताइए फटाफट। 34 का क्या होगा, 1960 से शुरू हुआ ई कॉमर्स। कब से शुरू हुआ है, ई कॉमर्स 1960 से। भारत में ई कॉमर्स का भविष्य क्या है, तो भारत में ई कॉमर्स का भविष्य उज्जवल है। वही तो चल ही रहा है, खाली अमेजन और फ्लिपकार्ट चल रहा है और मीशो चल रहा है, तो ये सब का भविष्य बहुत उज्जवल है। ई कॉमर्स व्यापार में प्रमुख बाधा क्या है, ई कॉमर्स जब हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी आपको डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ा बाधा क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है ऑनलाइन में, पेमेंट का समस्या है, टेलीफोन लाइन की समस्या है, दोनों या इनमें से कोई। सबसे बड़ा समस्या पेमेंट का। पेमेंट हम लोगों को गेटवे के जरिए लाना पड़ता है, अगर वहाँ मामला फंसा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो पेमेंट का सबसे बड़ा इशू होगा। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो पेमेंट का सबसे बड़ा इशू होता है। और आप सभी लोगों को एक जानकारी भी दे दें, जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए जानकारी है कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाता है। आपको जिस भी मोड में ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग 15 दिसंबर को एक लॉन्च करेंगे, एक वीडियो बना के आपको बताएंगे, कोर्स लॉन्च करने वाले हैं कि जो बच्चे 12th के लिए 2026 बैच जो 12th में होगा, जो अभी बच्चे 11th में है, तो अगले साल 12th पढ़ेंगे ना, तो जो 12th में 2026 के बैच में अभी एडमिशन ले लेगा, उसको 11th क्लास फ्री में मिलेगा अभी, ठीक है, उसको 11th क्लास का पैसा नहीं लगेगा। तो ये हम लोग 15 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। तो इसका समझ गए, बुक पेमेंट का। एटीएम से पैसा निकालना किस तरह का एग्जाम्पल बताइए। एटीएम से अगर हम पैसा निकालें तो कौन सा तरह का इसमें एग्जाम्पल आएगा, तो ये आता है B2C एग्जाम्पल, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि बैंक अलग जगह पर, कस्टमर तो बैंक से कस्टमर को पैसा निकल रहा है। इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से अगर आप क्रय विक्रय कर रहे हैं तो ये कहलाता है, अगर इंटरनेट के माध्यम से हम क्रय विक्रय करें तो उसको ई कॉमर्स भी बोलते हैं, ई बिजनेस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ई कॉमर्स भी और ई बिजनेस भी। वो ई कॉमर्स भी और ई बिजनेस भी। ई कॉमर्स में ई क्या है, ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। और यह ई व्यवसाय का अनुप्रयोग नहीं है। इसमें से कौन सा आप ई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ई व्यवसाय नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन व्यापार तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑनलाइन बोली लगती है, ऑनलाइन अधिपति, ये नहीं हो सकता। बाकी सब ऑनलाइन तो हो सकता है ना, ई में सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन संविदा, शोध और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बताइए रिसर्च ऑनलाइन क्या होगा, बाकी सब चीज़ ऑनलाइन हो सकता है। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन था बाबू लोग। और इसको अगर 40 को आप दोबारा वीडियो देख के रिपीट कर लेंगे और ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो 1 to 5 चैप्टर के अंदर आपका ये 40 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से हम लोग मॉडल सेट लेकर आएंगे 40-40 क्वेश्चन का, और मज़ा आएगा। आप लोग रेडी रहिएगा अपने रूटीन के हिसाब से। व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़िए, क्योंकि रूटीन फॉलो अगर नहीं भी होगा तो व्हाट्सअप चैनल में आपको मैसेज जरूर जाएगा। थैंक यू।